हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हमारे इस चैप्टर की फिजिकल वर्ल्ड की लास्ट क्लास है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेसन में बताया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, एक ही टॉपिक है आज हमारे डिस्कस करने के लिए, वो है फंडामेंटल फोर्सेस। बेटा फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, आप जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए फंडामेंटल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से कि हमारे इस नेचर में काफी सारे या लगभग सारे के सारे एक्ट्स जिनमें की फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे एक्ट्स होते हैं। ये फंडामेंटल फोर्सेस ही हमारे आसपास जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा। एटॉमिक लेवल से लेके सरफेस लेवल तक, सरफेस लेवल से लेकर के टेरेस्ट्रियल लेवल तक, एस्ट्रोनॉमिक लेवल तक, हर लेवल तक जितने भी हम एक्ट्स देखते हैं, फिनोमिनाज देखते हैं, उन सारे फिनोमिनाज के लिए ये फंडामेंटल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद हम पढ़ेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है बेटा। तो ये हमारे फोर्सेस हैं जिनके बारे में कि हम पढ़ाई करेंगे आज। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम ग्रेविटेशन फोर्स से। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है सबसे पहले। चलिए आइए बेटा बात समझिएगा। तो जो बेटा ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डेफिनेशन लिखिए, ग्रेविटेशन फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between any two bodies in the universe. Gravitation force is the mutual force of attraction acting between any two bodies in the universe. कहने का मतलब क्या है बेटा कि हमारे यूनिवर्स में हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है बेटा। पूरे यूनिवर्स से दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आइसोलेटेड हैं। इस ऑब्जेक्ट पे किसी और ऑब्जेक्ट का फोर्स नहीं लग रहा है। ऑब्जेक्ट ए है ये, और ये ऑब्जेक्ट बी है, इसके ऊपर भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का फोर्स नहीं लग रहा है। उस आइडियल कंडीशन में, उस कंडीशन में बेटा ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगाएगा। क्यों फोर्स लगाएगा? ताकि ऑब्जेक्ट बी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। और ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? ताकि ऑब्जेक्ट ए इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो क्या हो रहा है बेटा, ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों की वजह से क्या हो रहा है बेटा, दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। जैसे हमारे फेसबुक पे होते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड्स, कि मेरे और किसी और के मतलब 17 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो इसका मतलब कि वो 17 लोग मेरे भी दोस्त हैं और जिसकी मैं बात कर रहा हूं उनके भी दोस्त हैं। तो ठीक इसी तरीके से ए और बी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स। इसी फोर्स को हम बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बस इतना ही नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स की इक्वेशन भी है, इससे जुड़ी कई सारी और भी बातें हैं जिनके बारे में कि हम आगे समझेंगे। अभी के लिए बस हमें इतना समझना जरूरी है कि ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है जो कि यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे लगाते हैं। क्लियर बेटा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे, सेकेंड फोर्स पे। तो सेकेंड फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये एक फोर्स होता है जो कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है।
एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि एक्ट करता है बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। अब बेटा चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। और हाँ बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए रेस्ट पे, तभी ये फोर्स एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। चलिए तो लिखिए, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन charged particles at rest, the attractive or repulsive force acting between charged particles at rest is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बेटा, ठीक है ना, बात समझ में आई ना कि बेटा वो फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो कि दो चार्ज पार्टिकल जो कि रेस्ट पे होंगे इनके बीच में लगेगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बेटा जरा ये समझ ले कि ये फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा। आइए समझ लेते हैं। देखिए, जब ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा या जब ये फोर्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा, इन दोनों कंडीशन में ये फोर्स होगा रिपल्सिव नेचर का। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। बेटा क्यों मैं बोल रहा हूं कि क्यों ये फोर्स इस कंडीशन में रिपल्सिव नेचर का होगा? बेटा इस कंडीशन में ये फोर्स रिपल्सिव नेचर का इस वजह से होगा क्योंकि जो हमारे चार्जेस हैं, चार्जेस सेम है। और बेटा फिजिक्स का लॉ क्या कहता है? फंडामेंटल लॉ है ना ये तो फिजिक्स का, अपने फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अच्छा, यही फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगे या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगे, बात एक ही है, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव क्यों होगा बेटा? क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि बेटा अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना बेटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आ गया हमारा थर्ड फोर्स। बेटा आगे बढ़ते हैं, फिर ग्रेविटेशन फोर्स देख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर लगता है। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन को या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करने में ये फोर्स मदद करता है। ठीक है बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन बिटवीन, किनके बीच में बेटा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, अभी कुछ देर बाद इनसे जुड़ी मैं कुछ खास बातें आपको बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, उसके बाद ही हमारा ये लेसन कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, अभी हम फटाफट से जरा वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जान लेते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये एक ऐसा फोर्स है जो कि तब अपीयर होता है जबकि न्यूक्लियर लेवल पे कोई एक्टिविटी होती है। जैसे कि एक प्रोसेस होता है बीटा डीके, तो बीटा डीके क्या होता है? बीटा डीके के बारे में हम क्लास 12th में एटम न्यूक्लियाई चैप्टर है उसके अंदर पढ़ते हैं। तो अभी के लिए बस आप नाम सुन लीजिए कि बीटा डीके जो ये प्रोसेस होता है ये न्यूक्लियर लेवल पे होता है प्रोसेस। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस के लेवल पे। तो उस लेवल पे अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उस लेवल पे होने वाले प्रोसेस में ये फोर्स एक्ट करता है। तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द elementary particles
when any process at nuclear level take place such as बीटा डीके। ठीक है बेटा, चलिए आइए अब बेटा कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। मैं जरा आपको बता दूं इन फोर्सेस के ऑर्डर। सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स इन चार फंडामेंटल फोर्सेस में, उससे स्ट्रॉन्ग होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उससे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है 10 टू द पावर 25, मतलब 10 टू द पावर 25 टाइम स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है आपका 10 टू द पावर 36 और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है 10 टू द पावर 38। चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, फटाफट क्वेश्चंस बताता हूं मैं आपको और फटाफट उनके आंसर्स भी बताता हूं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 1 लिखिए, और ये सारे करोड़पति हैं बेटा, हमको पता होने चाहिए क्योंकि हमने चैप्टर 1 फिनिश किया है, तो चैप्टर 1 से रिलेटेड ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि हमको पता होने चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए नेम लॉन्ग रेंज फोर्सेस। नेम लॉन्ग रेंज फोर्सेस, लॉन्ग रेंज फोर्सेस के नाम लिखिए। ठीक है बेटा, तो आंसर में ना सबसे पहले लॉन्ग रेंज फोर्स के बारे में जान लीजिए और डेफिनेशन लिख लीजिए कि लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते क्या हैं। बेटे लॉन्ग रेंज फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे एक्ट कर सकते हैं। तो लिखिए द फोर्सेस विच कैन एक्ट ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, द फोर्सेस which can act over large distances are called long range forces। और लॉन्ग रेंज फोर्सेस के एग्जांपल हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूनिवर्स के किसी भी दो चार्जेस के बीच में अप्लाई होता है। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन लिखिए नेम 2 शॉर्ट रेंज फोर्सेस। अब बेटा शॉर्ट रेंज फोर्स का क्या मतलब है? वो फोर्स जो कि छोटी दूरी तक एक्ट करेगा। तो आंसर लिखिए, आंसर में पहले शॉर्ट रेंज की डेफिनेशन लिख लेंगे। The forces which can act over only small distance, are called शॉर्ट रेंज फोर्सेस। वो फोर्सेस जो कि छोटी दूरी तक एक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस। इसी में एक लाइन और बढ़ा के लिखिएगा दे एक्ट एट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर लेवल। कि बेटा ये जो फोर्सेस होते हैं ना शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये एटॉमिक या न्यूक्लियर लेवल पे एक्ट करते हैं, बहुत छोटे में। ठीक है, एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा 10 टू द पावर -15 मीटर्स, इतनी छोटी दूरी में एक्ट करते हैं ये। ठीक है बेटा, बहुत छोटे डिस्टेंस में। तो इनके नाम लिखिए कौन कौन से शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं एग्जाम्पल करके। वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर।
नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स का नाम लिखना है। तो कौन सा है बेटा नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आंसर लिखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बेटा। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखिए। नेम द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर कौन सा है बेटा? वीकेस्ट फोर्स नेचर में ग्रेविटेशन फोर्स है ना। तो आंसर लिखिए ग्रेविटेशन फोर्स। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा। राइट द फंडामेंटल फोर्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा फंडामेंटल फोर्सेस जो है उनको उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लिखिए सबसे पहले आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उसके बाद आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। है ना बेटा। तो बेटा ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमारे इस चैप्टर से ज्यादातर हमसे पूछे जाते हैं। बाकी बेटा चैप्टर फॉर श्योर आपको काफी ज्यादा सिंपल लगा होगा और काफी ज्यादा सिंपल है भी चैप्टर। जैसा कि मैंने बताया था कि फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम बस अपने फिजिक्स के बारे में समझेंगे, फिजिक्स से जुड़ी छोटी छोटी बातें समझेंगे। तो अभी हमको समझ में आ चुका है, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि हमको काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो फिजिक्स के अंदर पढ़ने को मिलने वाली है। और बेटा जो अपनी जो ट्रायल वीडियो लेसन्स हैं, ट्रायल वीडियो लेसन्स यहाँ पे फिनिश होती हैं। इसके आगे की क्लासेस किस तरीके से होंगी, कैसे होंगी, आगे के वीडियो लेसन्स आपको किस तरीके से मिलेंगे, वो सारा प्रोसीजर जो है वो पता करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। जा करके वहां पे फोन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट नंबर वहां पे दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करिए तो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आगे के जो वीडियो लेसन्स हैं, टेस्ट सीरीज है, नोट्स है, असाइनमेंट्स हैं, वो सारी चीजें जो है आपको मिलेंगी। ठीक है बेटा। इवन ये जो लेसन्स हैं, इन लेसन के नोट्स जो हैं और इन लेसन के असाइनमेंट जो है वो आपको किस तरीके से मिलेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो चैप्टर हमारा फिनिश होता है और ये आपके लिए नोट्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद आगे के वीडियो लेसन्स के लिए जो भी लोग आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम बेटा। ठीक है। और मिलते हैं फिर, तब तक बी सेफ एट योर होम और पढ़ते रहिए, आराम से बढ़ते रहिए। जय हिंद।